टॉपिक है वो इलेक्ट्रोलिसिस है। और इलेक्ट्रोलिसिस के हवाले से आप लोग थोड़ा बहुत 8 क्लास को अगर याद करें तो वही प्रोसेस है। अच्छा, डेफिनेशन देखिएगा सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की। इट इज द मूवमेंट ऑफ कैटाइंस। कैटाइंस कौन होते हैं? जो कैथोड पर मूव करते हैं। कैथोड पर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो इट मींस पॉजिटिव चार्ज आइंस। ठीक है ना, कैटाइंस मींस पॉजिटिव आइंस एंड एनाइंस। अच्छा, व्हाट आर एनाइंस? एनाइंस मींस नेगेटिव चार्ज आइंस। ऐसे एनाइंस जिन पर नेगेटिव चार्ज हो। तो वालेकुम अस्सलाम अनस। तो ऐसे एनाइंस को ऐसे आइंस को हम एनाइंस कहते हैं। ठीक है। टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स बेटा। वन इज कैथोड एंड अदर इज एनोड। अच्छा, सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रोड समझ लें कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड। दरअसल बेटा इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास वो इट इज अ मेटल स्ट्रिप। इट इज अ मेटल स्ट्रिप normally use in electrical circuits। ठीक है, आमतौर पर इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में किया जाता है। अच्छा देखो, अम, अगर ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इलेक्ट्रोड्स यूज हो रहे हैं तो फॉर दैट दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। अच्छा, बात मेटल की हो रही है तो मेटल से तो सर वायर्स भी बनते हैं, तो क्या हम वायर्स को भी इलेक्ट्रोड कह सकते हैं? तो नहीं बेटा। देखो, वायर में और इलेक्ट्रोड में फर्क होता है। वायर का जो लेंथ टू डायामीटर रेशियो होता है वो बहुत कम होता है, सॉरी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि लेंथ बहुत ज्यादा होती है और डायामीटर वायर्स का बहुत कम होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड्स की तो इलेक्ट्रोड्स का लेंथ टू डायामीटर रेशियो कम होता है, यानी कि उनकी लेंथ कम होती है और एज कंपेयर टू लेंथ डायामीटर भी ज्यादा होता है। जब मैं कह रहा हूं लेंथ टू डायामीटर रेशियो, तो व्हाट आई एम डिस्कसिंग लेंथ अपॉन डायामीटर। ठीक है। अब वायर्स में चूंकि लेंथ बहुत ज्यादा और डायमीटर बहुत कम होता है तो इसलिए उसका लेंथ टू डायमीटर रेशियो बहुत ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रोड्स में एक सफिशिएंट लेंथ होती है और एक सफिशिएंट डायमीटर होता है। इनके दोनों एक इक्विवेलेंट मैनर में तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अमूमी तौर पे लेंथ थोड़ी ज्यादा ही होती है एज कम्पेयर टू डायमीटर, बट फिर भी कंपैरेटिवली बहुत कम डिफरेंस होता है एज कम्पेयर टू वायर। ठीक है ना, वायर में लेंथ और डायमीटर का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो इलेक्ट्रोड्स का लेंथ टू डायमीटर रेशियो कम होता है। तो बात हमारी क्या हुई कि लेंथ टू डायमीटर रेशियो के रिस्पेक्ट से हमने समझा कि इलेक्ट्रोड और नॉर्मल वायर में क्या फर्क होगा। आप नॉर्मल वायर को कभी भी इलेक्ट्रोड नहीं कहोगे। ठीक है, और नॉर्मल इलेक्ट्रोड को कभी आप वायर नहीं कहोगे। अच्छा, दोनों का फंक्शन क्या है? दोनों का फंक्शन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट ड्यू टू दिस रीजन इन दोनों को सेपरेट वर्ड्स में पुकारा जाता है। और दूसरी चीज ये कि इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल अमूमी तौर पर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में या डिस्चार्ज ट्यूब में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा फर्क हम ले सकते हैं, वरना लेंथ टू डायमीटर रेशियो का फर्क तो है ही। अच्छा, आगे बात क्या कह रहे हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि अब जो कुछ भी रिएक्शन आप पढ़ने जा रहे हो वो रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट की बदौलत होगा। यानी कि इफ देयर इज इलेक्ट्रिसिटी देन दैट रिएक्शन कैन बी पॉसिबल। ठीक है, कैन बी डन, एंड इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी देन दैट रिएक्शन कैन नॉट बी डन। व्हाट वी आर डिस्कसिंग, हम यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं? बेसिकली हम यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं।
And what is electrochemistry? Electrochemistry is the branch of chemistry. ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हमने सिर्फ दो बातें पढ़नी है. एक, किसी केमिकल रिएक्शन से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर लें किसी तरह. दूसरी, कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बदौलत कोई केमिकल रिएक्शन करवा दें. यानी कि आपने दोनों बातें पढ़नी है कि कोई कभी कभी ऐसा हो कि केमिकल रिएक्शन हो और कोई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, जो नॉर्मली हमारे पास बैटरीज में होता है. ठीक है, बैटरीज में हमारे पास यही हो रहा होता है. दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें. यानी कोई केमिकल रिएक्शन है, आप करवाना चाहते हैं, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन ऐसे हो नहीं पा रहा. अब उस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए आपने अल्टीमेटली सहारा लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. आपने उन रिएजेंट्स में से जिनका आप केमिकल रिएक्शन करवाना चाह रहे हो, आपने उन रिएजेंट्स में से करंट पास किया और वो केमिकल रिएक्शन हो गया. ठीक है, ये दो बातें हैं. तो अगर हम डेफिनेशन को जल्दी से रिकॉल कर लें कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस है भाई कैटाइंस और एनाइंस का मूवमेंट टुवर्ड्स देयर इलेक्ट्रोड, अपने इलेक्ट्रोड की जानिब, जो कि, और ये काम हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगा? इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होगा. और इस काम के होने के नतीजे में, यानी कैटाइंस और एनाइंस अगर मूव करेंगे तो इस काम के होने के नतीजे में केमिकल रिएक्शन होगा और उसे हम, उस केमिकल रिएक्शन को या उस अमल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. कोई सवाल बेटा इसमें? नो सर. अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे चलूंगा. अच्छा बेटा, तो अब हम एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस की एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं कि ये रिएक्शन किस तरीके से होता है. ठीक है, ये किस तरीके से इसे करवाया जाता है. सबसे पहले तो बेटा कंस्ट्रक्शन को समझ लीजिए. कंस्ट्रक्शन आपके सामने. आपको ये रिएक्शन करवाने के लिए एक बीकर की जरूरत है. ये रहा वो बीकर. ठीक है, आपको ये रिएक्शन करवाने के लिए एक बीकर की जरूरत है बेटा. ये देखिए, ये रहा वो बीकर. और इस बीकर में आपको एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए. अच्छा, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट बेटा एक लिक्विड सब्सटेंस होगा जो कि इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता होगा अपने अंदर से. ठीक है. अच्छा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो पूछते हैं, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट? क्योंकि कंडक्टर के लिए भी डेफिनेशन हम यही पढ़ते हैं कि वो अपने अंदर से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है तो वो कंडक्टर है. तो आप यहाँ पर कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक नया लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं. डिफरेंस क्या है? देखो बेटा, कंडक्टर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है. बट इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ और सिर्फ लिक्विड हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइट के लिए. ठीक है, कि वो करंट भी पास करेगा और साथ में कौन से स्टेट में होगा? वो लिक्विड स्टेट में ही हो सकता है और कोई नहीं. क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रोलाइट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं तो दैट नीड्स टू बी इन लिक्विड स्टेट. ठीक है, तो आपके पास एक बीकर है. उस बीकर में आपने एक इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है, एक लिक्विड स्पीशी. और ये इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ यहां पर आपने इस बीकर में, जहां पे आपने इलेक्ट्रोलाइट रखा है, इसमें आपने दो मेटल के स्ट्रिप्स लगा दिए हैं. ठीक है, दो मेटल के आपने स्ट्रिप्स लगा दिए हैं और इन दोनों मेटल के स्ट्रिप्स को आपने
एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 9 वोल्ट बैटरी, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से जोड़ दिया। अब ये जो आपने स्ट्रिप्स लगाए हैं, दीज स्ट्रिप्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स, और आपने इनको बैटरी से जोड़ दिया है। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई बेटा? यस सर। अच्छा, क्या सर कोई भी लिक्विड जो है वो अपने अंदर से करंट पास कर सकता है? सबसे बड़ा सवाल। तो बेटा नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी लिक्विड अपने अंदर से करंट को पास कर सकता है। फॉर द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जरूरी यह है कि वो लिक्विड आयोनाइज भी हो। अगर वो लिक्विड आयोनाइज नहीं है तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, अब सर अगर हमें आयोनाइज कराना होगा तो हम आयोनाइज किस तरीके से कराएंगे? तो इसके लिए मैं जो अभी आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सॉल्ट है, कॉपर क्लोराइड, CuCl2। अब इसको इसके आयंस में तोड़ना है, यानी कि पॉजिटिव आयन अलग करना है और नेगेटिव आयन अलग करना है। फॉर दैट आप दो काम कर सकते हो। वो दो काम क्या हो सकते हैं? इनमें से पहला काम तो ये है कि आप कॉपर क्लोराइड को, चूंकि ये वाटर सॉल्यूबल है तो उसको आप पानी में डिसॉल्व कर दो। जब पानी में डिसॉल्व करोगे तो कॉपर पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयंस बनेंगे। एक काम तो आप ये कर सकते हो। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो कि आप कॉपर क्लोराइड लो और उसको मेल्ट कर दो। आई डोंट नो एग्जैक्ट मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ कॉपर क्लोराइड, लेट्स कंसीडर it is about 1000 degrees Celsius. Let us consider only, okay? I don't exactly remember melting point of copper chloride. तो आपने जैसे ही से मेल्ट कराया, तो मेल्ट होने के बाद भी, मेल्ट होने पर भी ये कॉपर पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयंस में बदल जाएगा। अच्छा, जब ये आयंस होंगे तो ये लिक्विड स्टेट में होंगे। अच्छा सर, यहाँ तो हमने मेल्ट करा दिया तो चले लिक्विड स्टेट में, क्या यहाँ पर भी लिक्विड स्टेट में चले गए? जी बेटा, अगर आपने इसको डिसॉल्व किया है तो डिसॉल्व होने पर भी ये अपने आयंस में टूट जाते हैं। तो इट इज नॉट अ बिग डील कि आपने इसे मेल्ट किया हो, मेल्ट करके लिक्विड बनाया हो, या आपने इसे पानी में डिसॉल्व किया हो, दोनों ही सूरतों में ये अपने आयंस में टूट जाता है। ठीक है। अब ये जो स्पीशी है ना आपके पास, या तो वाटर मतलब वाटर सॉल्यूशन वाला सब्सटेंस, या तो मेल्ट हुआ हुआ सब्सटेंस, दरअसल ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। कॉपर क्लोराइड जब तक सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है अभी, तब तक ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहलाएगा। हो सकता है तब तक ये करंट भी पास ना करे, और हो सकता है क्या कॉपर क्लोराइड सॉलिड स्टेट में बेटा करंट पास करता भी नहीं। जैसे ही आपने इसको पानी में डालकर सॉल्यूशन बनाया या फिर आपने इसे मेल्ट किया, इन दो सूरतों में, इन दो कंडीशंस में कॉपर क्लोराइड अपने अपने आयंस में टूटता है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई बेटा? सर ये चीज़ हर सब्सटेंस पे अप्लाई होगी? नहीं बेटा, ये हर सब्सटेंस पे अप्लाई नहीं होगी। ये सिर्फ उस सब्सटेंस पर अप्लाई हो सकती है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयोनाइजर हो, मतलब आयोनाइज्ड हो, स्ट्रॉन्गली आयोनाइज्ड हो। यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात की हुई है, जैसे HCl है। अगर मैं HCl को फॉर एग्जांपल पानी में ऐड करता हूँ, HCl के 100 मॉलिक्यूल्स लेता हूँ। अब HCl के ये 100 मॉलिक्यूल्स H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में ब्रेक होंगे और 98 मॉलिक्यूल्स अपने आयंस में टूट जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एसिटिक एसिड लेता हूं, तो एसिटिक एसिड के भी जो एलिमेंट्स हैं वो आयंस में टूटेंगे। बट इसमें क्या है कि अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए इसके, तो 100 में से फॉर एग्जांपल 30 मॉलिक्यूल इसके टूटे। अब HCl आपके पास क्या कहलाएगा? HCl आपके पास क्या लाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। और एसिटिक एसिड क्या कहलाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका ये मतलब हो सकता है, होता है कि
सब्सटेंसेस अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोलिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर कुछ स्ट्रांग है तो कुछ वीक भी है। जब कुछ स्ट्रांग और कुछ वीक है तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी तो हो सकते हैं ना बेटा कि जो अपने अंदर से करंट पास करें ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। बात समझ में आ गई? जी सर। तो ये इस तरीके से है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने कॉपर क्लोराइड को सॉल्यूशन बनाया कॉपर क्लोराइड का और उसको इसमें डाला है। अब यहां पर जो फिल वक्त हमारी कंसिडरेशन है वो इस तरीके से है कि कॉपर क्लोराइड का वाटर सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, उसको मेल्ट नहीं किया। अच्छा, मेल्टिंग के प्रोसेस पर हम अक्सर जाते भी नहीं है। अगर हमें सिंपल रिएक्शंस चाहिए हो तो हम कोशिश करते हैं सॉल्यूशन के पैटर्न पे चले जाएं, क्योंकि सॉल्यूशन वाले अमल को जरा कंट्रोल करना आसान होता है। मेल्ट करने वाले पर जाओगे ना, तो अब किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग टेम्परेचर कुछ है, किसी का कुछ है, तो ज्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर भी तो हो सकता है ना। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड कोई कम टेम्परेचर तो नहीं है ना अचीव करने के लिहाज से। और ऐसा नहीं है कि आपने 1001 मरतबा मेल्ट किया तो वो मेल्ट ही रहेगा, फिर चाहे टेम्परेचर आप उसको रूम टेम्परेचर 30 पे भी क्यों ना रख दो, तो ये मुमकिन नहीं है। जैसे ही 1000 से टेम्परेचर नीचे आएगा वो दोबारा से सब्सटेंस सॉलिड हो जाएगा, और जब दोबारा से वो सॉलिड होगा तो वो दोबारा से नॉन इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो लिखा भी रिवर्सिबल एरो है, और रिवर्सिबल एरो लिखने का मतलब ही यही होता है कि ये जो दो आयंस आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों आयंस दोबारा से सॉलिड बन सकते हैं, बशर्त ये कि अगर आपने मेल्ट किया है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाए, ठंडा हो जाए वो थोड़ा। और अगर आपने सॉल्यूशन बनाया है तो जो भी सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूशन बनाया, जो भी सॉल्वेंट है आपके पास, उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाए। इन दोनों ही सूरतों में ये दोनों आयंस दोबारा से एक दूसरे से मिलकर वापस से नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं। क्लियर हो गई बात बेटा? यस सर। अब हमने क्या किया, हमने कॉपर क्लोराइड का वाटर सॉल्यूशन बनाया और कॉपर क्लोराइड को बीकर में डाल दिया, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हो। ठीक है, कॉपर क्लोराइड को हमने बीकर में डाल दिया। अब क्या होगा, अब जब आप इस प्रोसेस में सर्किट को करोगे ऑन, तो सर्किट ऑन होने पर अब एक टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव है और दूसरा टर्मिनल बैटरी का नेगेटिव है। तो जो मेटल की प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो मेटल की प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगी बेटा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अच्छा, जो नेगेटिव प्लेट होगी उसे हम कहेंगे कैथोड, और जो पॉजिटिव प्लेट होगी बेटा उसे कहेंगे एनोड। अब चूंकि यहाँ पर आपने सॉल्यूशन जो भरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसमें दो आयंस है, एक पॉजिटिव आयन है बेटा और एक नेगेटिव आयन है। जैसे ही करंट पास करना शुरू करोगे करंट इजीली पास होगा भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से और वो ट्रेवल करके कैथोड पर आए, देन आपके पास मूव करके एनोड तक इस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, करंट भी पास हो रहा है। अच्छा सर आपको कैसे पता चल रहा है कि करंट पास हो रहा है? बेटा बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर एक बल्ब लगा दें छोटा सा। इफ दिस बल्ब इज ग्लोइंग, इसका ये मतलब हुआ कि करंट पूरे सर्किट में पास हो रहा है। इफ दिस बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, देन इसका मतलब सर्किट में से करंट पास नहीं हो रहा। अच्छा, जब करंट पास होता है तो उस करंट पास होने के नतीजे में क्या होता है कि ये जो आइंस होते हैं ना सॉल्यूशन में मौजूद, बेटा ये आइंस मूव करने लग जाते हैं। नेगेटिव आइन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लग जाता है और पॉजिटिव आइन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लग जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में एरोस से दिखाया भी जा रहा है। अच्छा सर पहले कौन सा आइन मूव करेगा? बेटा दोनों आइंस एक साथ ही मूव करते हैं, लेकिन आप थोड़ा समझने के एतबार से ऐसा कर लेते हैं कि हम मानते हैं कि भाई क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन नेगेटिव आइन जो है वो पहले मूव करेगा। क्या सर हम ऐसा हमेशा मानेंगे? हाँ बेटा बेहतर यही है कि आप ऐसा हमेशा मान ले कि नेगेटिव आइन ने पहले मूव किया। तो अब नेगेटिव आइन मूव करके इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड की तरफ गया। अब इलेक्ट्रोड पर आकर इस करंट फ्लोइंग के नतीजे में हो रहा है सारा मामला, ठीक है। इलेक्ट्रोड पर आकर इस नेगेटिव क्लोरीन आयन ने अपने अंदर से, क्योंकि दो क्लोरीन आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, तो अपने अंदर से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन ने रिलीज किया। एक क्लोरीन का आयन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यहाँ चूंकि दो क्लोरीन के आयंस थे हमने लिए थे, तो इस वजह से इन दो क्लोरीन के आयंस ने दो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर दिए, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जो इनके पास थे, यानी कि जिनकी वजह से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। अब देखो नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद
न्यूट्रल हो गया। नेगेटिव चार्ज क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव चार्ज इंडिकेट्स कि इस सब्सटेंस में औकात से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज तो ये इंडिकेट करता है। जब इससे वो इलेक्ट्रॉन्स अपने रिलीज कर दिए और जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेस के रिलीज कर दिए, तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव चार्ज होगा वो खत्म होकर क्या हो जाएगा बेटा? न्यूट्रल हो जाएगा। ये बात समझ में आई? Yes, sir. अच्छा, ये न्यूट्रल हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि क्लोरीन डिपॉजिट हो गया, सॉरी क्लोरीन क्लोरीन गैस, क्योंकि क्लोरीन गैस है ना, तो हम यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल करेंगे क्लोरीन गैस लिबरेट हो गई। लिबरेट का मतलब होता है निकलना। देखो, जब तक ये आयन था तब तक ये एक्वस स्टेट में था, यानी कि लिक्विड स्टेट में था। जैसे ही इसने अपने अंदर से दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, ये गैशियस स्टेट में आ गया। अच्छा सर, गैस में क्यों आया, सॉलिड में क्यों नहीं आया, लिक्विड में क्यों नहीं आया? बेटा नेचुरली क्लोरीन गैस होती है ना। ये रिएक्शन आप रूम टेम्परेचर पे करवा रहे होगे, तो रूम टेम्परेचर पे तो क्लोरीन गैस ही होती है ना, रूम कंडीशंस पर। इस वजह से जब क्लोरीन यहाँ न्यूट्रल होती है, तो वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में, उस कंडीशन में जिसमें वो उस माहौल में रहती है, उस कंडीशन में ही वो न्यूट्रल होगी। अच्छा, जब उस कंडीशन में न्यूट्रल होगी तो क्लोरीन की रूम कंडीशंस जो है वो गैशियस स्टेट है। क्लोरीन की जो रूम कंडीशंस में स्टेट होती है वो गैशियस होती है। तो फॉर दैट रीजन हमारे जो क्लोरीन का आयन है बेटा, वो न्यूट्रल हो जाएगा और न्यूट्रल होकर गैस बनेगा। गैस, चूंकि आप किसी कंटेनर में गैस को रख नहीं सकते, तो उस कंटेनर में से सारी की सारी गैस जो जो न्यूट्रल हो रही होगी वो न्यूट्रल होकर मतलब निकलती जाएगी और बाहर चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, जिसे हम कहते हैं क्लोरीन गैस का लिबरेट होना। ये बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. ठीक है। अब देखो, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किए होंगे क्लोरीन ने, वो इलेक्ट्रॉन भी उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स में शामिल हो गए होंगे जो कि यहाँ से पूरे सर्किट में दौड़ रहे हैं। तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रेवल करके पहुंचे एक्सटर्नल सर्किट के जरिए, कहाँ? कैथोड पर, एनोड पर, सॉरी सॉरी कैथोड ही है। कैथोड पर पहुंच गए ये दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके। अच्छा, जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर आ गए, तो कैथोड पर था नेगेटिव, कैथोड पर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। अच्छा, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा? बेटा नेगेटिव चार्ज तो इस वजह से आया क्योंकि वो बैटरी से कनेक्टेड है। और हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा जो है वो कैथोड की तरफ है। ज्यादा कैसे सर? जितने इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकल रहे हैं, उतने इलेक्ट्रॉन कैथोड में से भी गुजर रहे हैं, उतने इलेक्ट्रॉन एनोड से भी गुजर रहे हैं। सो वाई ज्यादा? आप ज्यादा क्यों कह रहे हो? बेटा इसलिए ज्यादा कह रहा हूं क्योंकि इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के भी तो आए ना। ये दो इलेक्ट्रॉन एनोड में से तो नहीं गुजरे। ये दो इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ यहाँ पर आकर क्लोरीन ने अपने अंदर से निकाले और रिलीज हो गया। ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड से निकलकर वायर पे आए, ठीक है, और वायर में बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ ट्रेवल हो गए। क्या ऐसा तो नहीं था कि ये दो इलेक्ट्रॉन इस बैटरी ने दिए थे? क्या लगता है आप लोगों को, क्या कहेंगे आप लोग? No, sir. Electrons anode से आए. एनोड से आए ना। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये एनोड पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है। बेटा जहां इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होती है वहां नेगेटिव चार्ज, और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पॉजिटिव चार्ज। ये भी हम पढ़ते हुए हैं, तो आप इससे ऐसे भी जज कर सकते हो। अब क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, तो कॉपर का जो पॉजिटिव आयन है दैट विल मूव टूवर्ड्स, ठीक है, कैथोड, कैथोड की तरफ वो मूव करेगा। सही है? एक मिनट बेटा वेट Yes, sir. कीजिएगा। अच्छा, तो अब क्या है कि देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड पर ट्रेवल होकर आ गए, तो कॉपर पॉजिटिव आयन को जब नजर आएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की हो गई है ज्यादती, तो कॉपर का पॉजिटिव आयन फौरन मूव करेगा इन दो इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए। कॉपर ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और कॉपर पॉजिटिव 2 से न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव साइंस इंडिकेट्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, तो इसलिए कॉपर न्यूट्रल हो जाएगा। और जैसी इसकी कमी पूरी होगी दो इलेक्ट्रॉन की, फौरन कॉपर न्यूट्रल हो गया। अच्छा, कॉपर के लिए जैसे क्लोरीन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया था लिबरेट, वैसे कॉपर के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे डिपॉजिट। अच्छा सर, कॉपर के लिए डिपॉजिट का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करेंगे? डिपॉजिट का मतलब होता है जमा हो जाना। बेटा नेचुरली, नेचुरली
कैथोड रूम कंडीशंस पर कैथोड बोल रहा हूं सॉरी, कॉपर रूम कंडीशंस पर सॉलिड होता है। और मेरी बात आपसे जो हुई है वो यही हुई है कि जब भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान कोई भी आयन न्यूट्रल होगा तो वो उस स्टेट में न्यूट्रल होगा जो रूम कंडीशंस पर उसकी होती है। तो रूम कंडीशंस पर कॉपर हमारे पास सॉलिड स्टेट में होता है, इसलिए कॉपर यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में आएगा। जब सॉलिड फॉर्म में आएगा तो कॉपर के लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा डिपॉजिट, क्योंकि जमा हो रहा है वो कॉपर जो है वो इस प्लेट के ऊपर इस तरीके से जमा होना शुरू हो जाएगा, चिपकना शुरू हो जाएगा और कोटिंग सी होने लगेगी इसके ऊपर कॉपर की, इसलिए लफ्ज हमने इस्तेमाल किया डिपॉजिट। और क्लोरीन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है लिबरेट, क्योंकि क्लोरीन गैस है बेटा, तो वो गैस होने की वजह से ना वहां पे जमा नहीं होती बल्कि उड़ जाती है, कॉपर वहीं जमा रहेगा क्योंकि वो सॉलिड होता है। बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अच्छा एक चीज और देखो, अभी हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हवाले से लास्ट क्लास में बात हुई थी। यहाँ पर देखो क्लोरीन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है? Loss of electrons. लॉस ऑफ, Loss of electron. वेरी गुड। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे कॉपर में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है? Gain of electrons. Gain of electron. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन भी आ रही है। मैंने कल आपसे ये बात कही भी थी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं, कभी भी एक दूसरे से अलहदा नहीं होते। जहाँ ऑक्सीडेशन होती है वहां रिडक्शन भी होती है। तो यहाँ देखो, अगर इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हुई तो इस इलेक्ट्रोड पर दूसरे इलेक्ट्रोड पर आकर रिडक्शन हो गई, क्योंकि ये दोनों रिएक्शंस हमेशा एक साथ हो रहे होते हैं। अच्छा, इस सारे अमल को कराने के लिए हमारे, अच्छा कोई बच्चे किसी के जहन में सवाल है कि सर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या हुआ? तो बेटा केमिकल रिएक्शन आपने शायद ध्यान नहीं दिया, ये जो आयंस यहाँ पर न्यूट्रल हुए, नेगेटिव आयन न्यूट्रल हुआ, पॉजिटिव आयन न्यूट्रल हुआ, ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही है ना। ये केमिकल रिएक्शन हुआ है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुआ है वो ये केमिकल रिएक्शन हुआ कि नेगेटिव आयंस न्यूट्रल हुए और पॉजिटिव आयंस न्यूट्रल हुए, क्योंकि आयंस का न्यूट्रल होना भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है बेटा। अच्छा, ये काम आप बिना इलेक्ट्रिक करंट की, बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप नहीं कर सकते थे, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी होती तो ही ये रिएक्शन होता है। अच्छा, यहां मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को और जिक्र करता चलूं। बेटा हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एक होता है बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, जी बेटा, तो मैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात कर रहा था। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बेटा एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसको होने के लिए ना किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, खुद ही होता है। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसको करवाने के लिए आपको कंटिन्यूसली कोई ना कोई एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। आपने वो एनर्जी खर्च करना छोड़ी, रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। जैसे मिसाल देता हूं, हमारे नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है बेटा, इसे आप रोक नहीं सकते, ठीक है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसे स्लो किया जा सकता है, तेज किया जा सकता है, बट इसे रोका नहीं जा सकता। इसी तरीके से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में मैंने क्या कहा कि आपको एक्सटर्नली कोई एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। अगर आप वो एनर्जी खर्च नहीं करोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, और जब तक आप एनर्जी खर्च कर रहे हो रिएक्शन सिर्फ तब तक होगा। यानी कि जब तक मैं यहाँ पे करंट पास कर रहा हूं ना बेटा, रिएक्शन तब तक ही होता रहेगा। ये वाला आयंस आयंस का न्यूट्रल होने का रिएक्शन, जैसे ही मैं करंट पास होने करना रोकूंगा वैसे ही ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। तो इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस में जो रिएक्शंस होते हैं उसमें हमारे पास जो मैंने दो बार्स आपको पढ़ाए थे ना कि केमिकल रिएक्शन से या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन होता है। याद है, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है इसकी। तो जो रिवर्स था ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन होना, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होना ये स्पॉन्टेनियस होता है। बात रहेगी याद बेटा? सर ये वाला पॉइंट रिपीट कर दें। देखो मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो बातें पढ़ते हैं, या तो केमिकल रिएक्शन की वजह से कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। तो उसमें जो
फॉरवर्ड रिएक्शन था ना, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होने वाला, वो तो स्पॉन्टेनियस होता है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है, खुद ही होता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन होने वाला ये एक बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तब तक ही केमिकल रिएक्शन हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी रुकेगी केमिकल रिएक्शन होना रुक जाएगा। ये बात कह रहा हूं, समझ में आई बेटा? सर तो केमिकल रिएक्शन की कोई एग्जांपल दे दें, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तो ये है एग्जांपल। बेटा केमिकल उसकी मैं उसके प्रोडक्शन की भी मैं एग्जांपल अभी दूंगा, चैप्टर में है हमारे पास, लेकिन वो नेक्स्ट टॉपिक्स में है। ओके सर। ठीक है, प्रॉपर डिटेल है, जैसे ये प्रॉपर प्रोसेस डिटेल मैंने आपको दी है ना, तफसीलन एकदम बात की है, वैसे उसकी भी एक डिटेल मौजूद है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में उसे डिस्कस करेंगे। कोई और सवाल बेटा किसी का? ठीक है बेटा, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्लास ऑफ करूंगा, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी।